हार्दिक अभिनंदन। आज इस कार्यक्रम में आपने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय रखा है कि किस तरह से आज का जो समकालीन भारतीय परिदृश्य है वह हमारे सामने उपस्थित हो रहा है और उसका समाज मनोवैज्ञानिक कैसे ग्रहण करता है, उसको कैसे उसको समझता है। इस विषय को आपने रखा है और इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब आजकल के महामारी के दौर में भी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हम जब भारतीय परिदृश्य की बात करते हैं और उसमें भी जब समकालीन शब्द लगा लेते हैं तो हमारे सामने कई कठिनाइयां आती हैं कि हम भारतीय परिदृश्य किसे कहें। और जब आप समाज मनोविज्ञान कहते हैं तो वह भी एक ज्ञान विशेष की एक शाखा का दृष्टिकोण वहां पर सामने आ जाता है। जब भारत शब्द आप सुनते हैं तो कान में बहुत सारी चीजें गूंजती हैं। ये वही भारत है जिसे जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, भारतवर्ष और हिंदुस्तान और इंडिया, तमाम सारे नाम हमने इसको दिए हैं। और फिर इस नामकरण का अलग अलग इतिहास है, कब ये नाम दिए गए। और जब आप समकालीन कहते हैं तो हमारी जो मानसिक क्षमता है वो कुछ इस तरह की है कि स्मृतियों के सहारे अतीत भी जीवित हो जाता है और ये सब चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। तो जब आप भारतीय परिदृश्य कहते हैं तो वह तत्काल जहां आप बैठे हुए हैं वह परिदृश्य भी है, लेकिन उसके साथ ही साथ इसकी जो पूरी सांस्कृतिक परंपरा है, जो पूरी सभ्यता का विमर्श है, वो सब भी कहीं हमारे सामने आ जाता है। तो भारत केवल एक भौगोलिक सत्ता नहीं है, एक एंटिटी नहीं है, बल्कि एक विचार भी है। और जब विचार कहते हैं तो इसमें बहुत सारे मूल्य आ जाते हैं, जिन मूल्यों को लेकर के इस देश में रहने वाले लोगों ने तमाम तरह की संस्थाओं को विकसित किया, विचार की परंपराओं को विकसित किया। और यह पूरी परंपरा बड़ी लंबी है। इतिहासकार आपस में काफी झगड़ा करते हैं कि कितनी पुरानी है, फिर भी लगभग 5,000 साल पुराना तो सब के सब मानते हैं। और तब से यह कुछ बदलने के साथ, कुछ नया जुड़ने के साथ धीरे धीरे चलती रही है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहे हैं। तो जब हम भारतीय कहते हैं तो हमारे सामने ये पूरा का पूरा बिंब उपस्थित हो जाता है कि भारत किसको कहते हैं, भारत की अस्मिता क्या है और हम इसमें क्या काट दें, क्या छांट दें, क्या नया जोड़ दें। ये राजनीतिक प्रश्न भी हो जाता है, सांस्कृतिक प्रश्न भी हो जाता है, सामाजिक प्रश्न भी हो जाता है। मैं समझता हूँ कि हर भारतीय के मन में, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, भारत का एक व्यापक बिंब है जो केवल एक भौगोलिक सत्ता नहीं है, एक विचार भी है, एक दृष्टि भी है, एक सोचने का तरीका भी। अभी मैं थोड़ा बहुत सुन रहा था हिंदी को लेकर, भाषा को लेकर, और उसमें बहुत सारे जो सवाल थे वो हमारे सामाजिक जीवन के अस्तित्व से जुड़े हुए थे। हम शब्दों का उपयोग किस रूप में करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये सब भी हमारे सामाजिक चिंतन का पक्ष हो जाता है। यहाँ मैं यह भी एक
स्पष्टीकरण दे दूं कि समाज मनोविज्ञान जब हम कहते हैं तो उसका अर्थ होता है कि लोगों का, विभिन्न व्यक्तियों का उपस्थित रहना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि सोशल इन्फ्लुएंस जिसको कहते हैं, सामाजिक प्रभाव, कि दूसरे लोग आपके व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। यही समाज मनोविज्ञान का पूरा उद्देश्य है। और जब हम प्रभाव की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि दूसरों की उपस्थिति हमको कैसे प्रभावित करती है। प्रभाव किस चीज पर पड़ेगा? तो समाज मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि भाई 3 खास तौर से प्रमुख क्षेत्र हम रख सकते हैं। एक है हमारे विचारों के ऊपर, और दूसरा है हमारी भावनाओं के ऊपर, और तीसरा है हमारे व्यवहार के ऊपर। तो अन्य लोगों की उपस्थिति या समाज की उपस्थिति का प्रभाव इनके ऊपर कैसे पड़ता है और उसके क्या-क्या रूप हैं, ये समाज मनोविज्ञान का विषय है। यहाँ यह भी मैं स्पष्ट कर दूं कि समाज की सत्ता का अध्ययन केवल समाज मनोवैज्ञानिक ही नहीं करते, समाजशास्त्री भी करते हैं बहुत हद तक। जो नृतत्व विज्ञानी हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वह भी करते हैं। फर्क थोड़ा सा ये है कि समाज मनोवैज्ञानिक माइक्रो लेवल, कुछ यूं कह लें कि व्यष्टि के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और मैक्रो लेवल, समष्टिगत रूप जो है उसका, वह समाजशास्त्र में, नृविज्ञान में ध्यान के केंद्र में रहता है। तो व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्तियों से कैसे प्रभावित, और ये उसके विचार को, उसके व्यवहार को, उसके सोचने को किस तरह से प्रभावित करते हैं, यह समाज मनोविज्ञान का विषय है। और पिछले लगभग 100 वर्षों में इसका अच्छा खासा विकास हुआ है। भारत में भी काफी कुछ अध्ययन हुए हैं आधुनिक विषय के रूप में। लेकिन समाज जब से है तब से हम कह सकते हैं कि समाज मनोविज्ञान भी है, समाज का मन भी है। बहुत पहले वेद की ऋचाओं में हम सुनते हैं, संगच्छध्वम संबद्धध्वम तंबो मनांसा। तो एक साथ रहने की जो भावना है वो बड़ी महत्वपूर्ण। और जब और गहराई में हम देखते हैं तो यह भी पाते हैं कि भारतीय विचारधारा में व्यष्टि और समष्टि का, व्यक्ति और समाज का, व्यक्ति और संस्था का एक विचित्र किस्म का रिश्ता जो है वो शुरू से स्वीकृत रहा है। हम लोग ज्यादातर भूल चुके हैं, लेकिन एक व्यवस्था थी जिसे हम कहते हैं ऋणों की व्यवस्था, कि गुरु ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, भूत ऋण होता है, प्राणियों को लेकर के ऋण होता है। अर्थात हम सब एक दूसरे से ऋण के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और ये ऋण जो है कैसे चुकाए जाते हैं तो इसकी भी व्यवस्था की गई थी। और उसके लिए जो शब्द लिया गया था वो था यज्ञ, कि आप बहुत कुछ देते हैं। यज्ञ जो है वो केवल जो पूजा पाठ का यज्ञ है वही नहीं है। जब आप किसी अतिथि को भोजन कराते हैं तो वो भी यज्ञ है। आप किसी पशु पक्षी को खाना खिलाते हैं तो वो भी यज्ञ है। तो यज्ञ जो है, आप जब आप बांटते हैं अपना हिस्सा दूसरे को, कुछ त्याग करते हैं, परोपकार करते हैं, तो ये सारा कार्य जो है वो यज्ञ है। तो यज्ञ जो है, जो मनुष्य का व्यवहार, जो कॉन्डक्ट है उसको ज्योतित करता है। और ये सारी व्यवस्था थी कि जीवन में जब आदमी पैदा होता है तो वह एक समाज में पैदा होता है।
मैं समाज कहने का अर्थ हमारा है परिवार में पैदा होता है, एक सामाजिक संगठन पहले से तैयार होता है। जिस समाज में कुछ नियम होते हैं, कुछ विधि निषेध होते हैं, तो समाज की संस्था पहले से मौजूद होती है जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है। और जब समाज में वह जन्म लेता है तो उसकी जो स्थिति है वह बड़ी विचित्र है, वह तो बड़ा निरुपाय, असहाय मनुष्य का जो नवजात शिशु है वो इस प्रकार का होता है। उसकी रक्षा के लिए माता के द्वारा भरण पोषण किया जाना चाहिए, परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा भरण पोषण किया जाना चाहिए। तो साझा सामाजिकता के बीज उसके जन्म से ही या कह ले जन्म के पहले से ही ये आवश्यक है। और कहीं न कहीं आप जिन संस्कारों का नाम आपने सुना होगा और बहुत सारे संस्कार हैं, 16 संस्कारों की बात की जाती है। तो ये सारे संस्कार कुछ बदले हुए ढांचे में आजकल होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं है, उन सबका उद्देश्य यही था कि संस्कार के द्वारा आप समाज का अंग बनाते हैं और उसको जिसे अंग्रेजी में सोशलाइज करना कहते हैं वो किया जाता है। परिवार जो है वो सोशलाइज करता है, परिवार भी संस्कार देता है, पुस्तकें संस्कार देती हैं, जो धर्म की संस्था है वो संस्कार देती हैं। तो ये सब जो है वो समाजीकरण का कार्य करने वाले विभिन्न उपाय हैं। राजनीतिक दल जो है वह भी संस्कार देते हैं, वह भी सोशलाइजेशन करते हैं, समाजीकरण करते हैं। तो इस तरह व्यक्ति के व्यवहार को एक दिशा मिलती है, उसके सोचने को एक दिशा मिलती है। तो समाज की व्यापक समाज की यह भूमिका है कि वह दिशा दे, ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है। और धीरे धीरे व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, विचार करने की शक्ति का विकास होता है और ऐसा भी होता है कि वह उस आती हुई विचार की परंपरा को बदलता भी है, उसमें क्रांति भी ले आता है, नए नए परिवर्तन भी ले आता है। तब हमारे सामने बुद्ध होते हैं, ईसा मसीह होते हैं, महर्षि अरविंद होते हैं, महात्मा गांधी होते हैं, ये बदलाव भी आते हैं। तो ये जो बदलाव आते हैं वह उसी समाजीकरण की प्रक्रिया के अंग है। तो ऐसा नहीं है कि समाज जो है पूरी तरह से एक अति अनुशासित रूप में चलने वाली संस्था हो, जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, कोई इस तरह की लचीलापन ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन सब के कारण बहुत सारे परिवर्तन भी होते हैं और इस तरह हम देखते हैं कि समाज में कुछ चीजें हैं जो पहले से चली भी आ रही हैं, कुछ चीजें हैं जो नई जुड़ती भी हैं, तो कुछ नए में परिवर्तन भी होता है। और यह बड़ा कठिन प्रश्न है कि वो परिवर्तन अच्छा है कि बुरा है। यह इस पर निर्भर करता है कि वह कहाँ तक हमारे काम को, हमारे लक्ष्यों को पूरा कर पाने में या पाने में सहायक होता है। यह प्रश्न हमारे सामने होता है। और व्यष्टि और समष्टि के बीच में, इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में इस प्रकार का एक तनाव हमेशा बना रहता है। व्यक्ति जो है वह समाज को भी प्रभावित करता है और समाज भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। आधुनिक समय को यदि आप लें तो आप पाएंगे कि जो मनुष्य बन रहा है, जिसका निर्माण हो रहा है, वह कुछ विशेष प्रकार के मूल्यों के प्रभाव में विकसित हो रहा है। और आप यह भी कह सकते हैं कि उसमें कुछ खास तरह के मोटिव्स का, कुछ खास तरह की प्रेरणाओं का रूप दिखाई दे रहा है, उनमें बदलाव भी होता है। ये बदलाव और ये प्रेरणाओं का स्वरूप हमेशा से रहा है और ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि सदा सदा के प्रश्न कहे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए कि आप समाज के जब अंग होते हैं तो समाज के अंग होने के साथ साथ ही आपके व्यक्ति की भी सत्ता रहती है और उस व्यक्ति की सत्ता को समझने के लिए हम आत्म, स्व या सेल्फ के विचार को ले आते हैं। आप जिस सेल्फ का कि हम कौन हैं,
इस प्रश्न का उत्तर हु एम आई, यह प्रश्न जो है वो बहुत पहले भी उठा था। उपनिषद में भी कहा गया था आत्मानम विद्धि। पश्चिम में भी यह प्रश्न खड़ा होता है, नो दाई सेल्फ। तो यह जो स्व है वह कैसे परिभाषित किया जाता है, यह प्रश्न जो है हमेशा रहा है। अब यह स्व जो है वह समाज विज्ञान का भी विषय है, समाज का भी विषय है, व्यक्ति का भी विषय है, और कभी प्रकट रूप में, कभी प्रच्छन्न रूप में हमारी अस्मिता, हमारी पहचान का एक बहुत बड़ा अंग ये हो जाता है। उनको बहुत सारे अध्येताओं ने कुछ इस तरह से देखने की कोशिश की है कि बहुत सारी जो यूरो अमेरिकी संस्कृतियां हैं वो एक तरह के मूल्य हैं जिनको व्यक्तिवादी या इंडिविजुअलिस्टिक कहा जा सकता है, उस तरह की अवधारणा को वह पोषण देती हैं। और बहुत सारी जो दक्षिण एशियाई, साउथ एशियन बहुत सारे जो समाज हैं वहां पर एक प्रकार की कलेक्टिविस्ट या सामूहिक प्रकार की सांस्कृतिक परंपरा का विकास हुआ है। अब ये कलेक्टिविस्ट और इंडिविजुअलिस्ट कहना एक स्तर पर चीजों को सरलीकृत करता है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि जो इंडिविजुअलिस्ट कल्चर्स हैं वहां पर कोई कलेक्टिविस्ट विचार नहीं होगा, या कि कलेक्टिविस्ट में इंडिविजुअलिस्ट विचार नहीं होगा। एक व्यापक समझ है कि इस प्रकार की बहुतायत से लोगों में जो दृष्टि है वो इस प्रकार की होगी। इंडिविजुअलिस्ट समाज में जो स्व विकसित होता है और वह जो समाज के साथ अपना संबंध स्थापित करता है, और कलेक्टिविस्ट में जो स्व या सेल्फ होता है और वह जो समाज में अपना संबंध स्थापित करता है, इन दोनों में भिन्नता दिखाई देती है। जो बल देने वाली जो संस्कृतियां हैं जिनमें भारतीय संस्कृति की भी गणना की जाती है, वहां पर व्यक्ति जो है वह संबंधों में जीता है। ए पर्सन इज ए रिलेशनल बीइंग, और उन संबंधों का बड़ा महत्व होता है। मैंने ऋण और यज्ञ की बात की, कहीं न कहीं उसकी स्मृति आज भी आपके व्यवहार में दिखाई पड़ेगी, जीवंत रूप में दिखाई पड़ेगी कि परिवार अभी बड़ा महत्वपूर्ण, और परिवार की जो संस्था है वह अभी भी अपेक्षाकृत तुलनात्मक दृष्टि से आप देखें तो जो अन्य संस्कृतियां, जो व्यक्तिवादी संस्कृतियां, उनकी तुलना में अधिक महत्वपूर्ण संस्था है। उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। उसके और भी कई कारण हैं, जो विस्थापन हो रहा है, हो रहा है, औद्योगिकीकरण हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, वो होंगे। तो परिवार का स्वरूप भी परिवर्तित हो रहा है, लेकिन अभी भी विवाह का अर्थ व्यापक रूप में जिस प्रकार के संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है वह बिल्कुल ही भिन्न प्रकार का है। उसका स्वाद दूसरे प्रकार का है। जैसा कि पश्चिमी देशों में विवाह का अर्थ होगा, जिस तरह का समझौते के रूप में जो विवाह होता है वो कभी भी टूट सकता है, कोई विशेष अर्थ नहीं, स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ भी तलाक, पुनर्विवाह, विधवा विवाह, तमाम सारी बातें हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मन में कहीं न कहीं संशय रहता है कि यह ठीक है कि नहीं है। बहुत सारे लोग विधुर का जीवन या विधवा का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, विवाह न कर। अब ये कहीं न कहीं उसको एक सैक्रेड रूप में रखने की कोशिश की गई, वह सेकुलर के क्षेत्र में नहीं है। कहने का हमारा अर्थ यह है कि बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो प्रच्छन्न रूप से, प्रकट रूप से, मध्यम रूप से या प्रखर रूप से अभी निरंतर चलती चली आ रही है। तो हमारा जो स्व का विकास होता है, जो रिलेशनल सेल्फ है, जो कि संबंधों से प्रभावित होता है, वो हमारे सोचने के तरीके को,
चीजों को समझने के तरीके को, सबको प्रभावित करता है। हमारे जो विचार हैं या हम चीजों को देखने का जो हमारा नजरिया है, वह बहुत कुछ संदर्भ पर आश्रित होता है। कोई चीज है जो कि एक संदर्भ में ठीक होगी, दूसरे संदर्भ में ठीक नहीं होगी। कहते हैं ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, लेकिन ऐसा सत्य बोलो जो कि प्रिय हो। और माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम, जो अप्रिय सत्य है वह मत बोलो। अब आचरण के लिए कुछ नियम बनाए गए कि किस तरह से आचरण किया है। आप और गहराई से जाएंगे तो आप पाएंगे कि धर्म भी परिस्थिति सापेक्ष है। ये जो रिलेटिविटी है वह आप तमाम जगह पाएंगे, और इसीलिए कभी कभी बड़ी मुश्किल होती है कि कैसे यह बात ठीक है, फिर यही बात कैसे गड़बड़ हो जाती है। तो धर्म और अधर्म का विवेक इसीलिए कहते हैं कि बड़ा कठिन काम है, बड़ा मुश्किल काम है। और अंततः यही कहा जाता है कि वह धर्म होगा जिससे सबका कल्याण हो, वह हितकर होगा जिससे सबका कल्याण हो। तो जो कसौटी है वह सर्व के, सबके हित के साधन करने को ही महत्ता दी गई। व्यक्ति जो है वह वहां कहीं पर उतना महत्व नहीं पाता है। व्यक्ति की गरिमा यही है कि वह सबको आत्मसात कर सके। तो व्यक्ति और समाज के बीच में जो द्वंद्व है, जो द्वंदिता है, वह कहीं कम होती है। और उसके लिए यह प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति की दृष्टि इतनी व्यापक हो कि उसमें सभी आ सके। जब कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, तो उसके आगे यह भी है उदार चरिता नाम। तो जो उदार है, जो अनऑर्थोडॉक्स है, और जो व्यापक दृष्टि रखते हैं, उनके लिए है कि सारा विश्व जो है वो एक ही प्रकार का है। तो यहाँ पर यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारी जो दृष्टि रही है वह दृष्टि इस प्रकार की रही है, जो व्यापक रही है, जो सबको ध्यान में रखने वाली रही। अगर वेदांत का विचार यहाँ आता है, अद्वैत का विचार आता है, तो वहां पर भेद का खंडन करना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण स्वामी विवेकानंद में मिलता है, जो कहते हैं कि प्रेम करो, और जब प्रेम करोगे तो द्वित्व खत्म हो जाएगा। आप तभी लोगों के कल्याण के उद्देश्य में जुड़ पाओगे। और लिबरेशन या स्वतंत्रता सबसे बड़ा मूल्य यहाँ पर माना गया। और उस स्वतंत्रता का अर्थ ऐसा नहीं है कि वह निरपेक्ष स्वतंत्रता है, कि आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं। हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं। धर्म जो है या वे नियम जो कि जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके अंतर्गत स्वतंत्रता है, जीने के पद्धति की स्वतंत्रता है। लेकिन उसके जैसे स्टैटिस्टिक्स में जो लोग परिचित होंगे तो कहते हैं N-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि भैया कुछ जो है वो बचा करके चलना पड़ेगा, कुछ सीमाएं हैं जिनके अंतर्गत ही रह कर जीवन जी सकते हैं। जब ये सीमा, जब स्व का इतना विस्तार हो जाता है कि हम स्वार्थांध हो जाते हैं, अपने स्वार्थ में और कुछ भी नहीं देखते हैं, प्रकृति के ऊपर हम पूरी तरह से नियंत्रण करना चाहते हैं, प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके नहीं रखना चाहते हैं, तो गंगा विषैली हो जाती है, यमुना का पानी पीने लायक नहीं रह जाता है, धरती के नीचे का पानी प्रदूषित हो जाता है।
दिल्ली की हवा प्रदूषित हो जाती, एक प्रतिबंध रखने की बात है। महात्मा गांधी अपने मनुष्य की अवधारणा में कहते हैं कि ज्यादातर हिस्सा तो मनुष्य पशु की ही तरह से है, बस उसमें सिर्फ एक और बात है जिसके नाते हैं वह मनुष्य होता है, और वो ये है कि वह कुछ विधि निषेधों का पालन करता है, उसमें कुछ वर्जनाएं रखने की क्षमता है, वह अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। यह रोचक भी है अपने आप में, और रेखांकित करने योग्य बात भी है कि नियमों का पालन किया, उसमें अ पहले लगा हुआ है, अपरिग्रह, अहिंसा, अस्तेय करो। अपरिग्रह, जितना काम का हो उतना नहीं रखो, उससे अतिरिक्त जो है वो मत रखो, और हिंसा मत करो, अर्थात नॉन वायलेंस, जो कि केवल हिंसा न करने तक ही नहीं है, बल्कि उससे आगे बढ़कर के स्नेह और प्रेम करने तक आगे बढ़ता है। गांधी जी ने तो अपने नियमों में और स्वाद का नियम भी रखा था कि आप स्वाद लेने के लिए मत खाओ, शरीर को चलाने के लिए आप खाओ। तो अस्वाद और परिग्रह, इन सब बातों को जब वो कह रहे हैं तो वह कुछ अपने ऊपर स्वयं अपने विवेक के अनुसार प्रतिबंध लगाने के लिए कह रहे हैं। तो मनुष्यता के लिए, जब मनुष्यता कहते हैं तो वह समाज में जीवित रहने वाले मनुष्य की बात है। आप जियो और जीने दो, इस प्रिंसिपल पर काम करना आपके लिए ठीक होगा। तो समाज के प्रति उन्मुख जो वैयक्तिकता है वह महत्वपूर्ण है। वह ऐसी ओपन किस्म की इंडिविजुअल की व्यवस्था है, व्यक्ति की व्यवस्था है, तो पोर्टस है, जिसमें दूसरे के भी आने। तो इस तरह का व्यक्ति और समाज का संबंध जो है हमारी जातीय स्मृति में है, जीवन में भी कहीं न कहीं मौजूद है, जो हमारे ऊपर नए प्रभाव आए, जिन मूल्यों को हमने स्वीकार किया और जिनके अंतर्गत हम आगे बढ़ रहे हैं, उनका परिणाम हमारे सामने है। और यह विचार का प्रश्न है कि किन मूल्यों की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। जो समाज वैज्ञानिक दृष्टि है वह यह कहती है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण मानवीय प्रेरक हैं जो कि समाज के व्यवहार को, व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं और जो हमें दिखाई भी पड़ते हैं। जब ये समाज और व्यक्ति का रिश्ता गड़बड़ होता है, जब स्व की अवधारणा में कहीं पर विघ्न आता है, व्यवधान आता है, आप बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, एक्विजिशन, पॉजेशन, तो पाने के लिए थोड़ा है और उसको कुंठा भी होगी, और ऐसी स्थिति में द्वंद्व भी होंगे। ऐसी स्थिति में बहुत अधिक हद तक संघर्ष की गुंजाइश पैदा हो। हमारे सामने भारत का विभाजन है, और वह भी पोजीशन का ही परिणाम है कि आप क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, और कितना बड़ा संघर्ष हुआ, कितना बड़ा ऐतिहासिक रूप से जीवन हानि हुई, धन हानि हुई, और किस तरह से अभी भी वो छाया हुआ है लोगों के दिमाग पर, यह विचार नहीं। तो कहीं न कहीं यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है कि यह संतुलन हम कैसे बनाए रखें। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अध्ययनों की पूरी श्रृंखला हुई है जो यह बताती है कि कितना व्यक्ति जो है वह आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड होता चला जा रहा है। वह केवल अपने आप को ही देखना चाहता है। वह आत्मलीन, आत्ममुग्ध, आत्मरत इसे कितना ग्रस्त होता जा रहा है कि उसे और कुछ भी पसंद नहीं है,
वह अपना नाम देखना चाहता है, अपना काम देखना चाहता है, अपनी संपत्ति का विस्तार चाहता है। और ये सारी चीजें ऐसी हैं, ये सारे ऐसे आसक्ति के उपाय हैं जिनका कोई अंत नहीं है। और इन आसक्ति के उपाय में आप केवल निरंतर एक तरह के अभाव से ग्रस्त रहने की भावना में ही लगे रहे। यह जो अभावग्रस्तता है, ए कंडीशन ऑफ डिप्राइवेशन, तो जो एक धनी आदमी है जो कि अरबपति है, वह खरबपति की तुलना में अभावग्रस्त है। तो मिलियन बिलियन ट्रिलियन एक दूसरे से जो है वो अभावग्रस्त अनुभव करेंगे। तो इसकी तो कोई सीमा नहीं है कि आप निरंतर इसी प्रकार की गतिविधि में लिप्त रहेंगे, तो इस आसक्ति का कोई अंत नहीं है। बुद्ध के सामने भी यह समस्या थी और उन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग प्रस्तुत किया, उसमें मुख्य शब्द है सम्यक, कि आपका सम्यक आचार हो, व्यवहार हो, विचार सब सम्यक हो, अप्रोप्रिएट। अब अप्रोप्रिएट का एक अर्थ तो यह भी हुआ कि जो मध्यम मार्ग है, न इधर अति हो न उधर अति। तो वहां भी यह कहा गया। आप पूरी भगवत गीता को पढ़िए तो वहां भी यही कहा जाता है कि आप आसक्ति में इतने लीन न हो कि कर्म करना ही भूल जाए, क्योंकि कर्म करना बड़ा आवश्यक है। कर्म जो है वो एक सहज भाव में होना चाहिए, स्वाभाविक क्रिया के रूप में होना चाहिए, वह किसी आकर्षण के वश में नहीं होना चाहिए। तो यह जो एक स्व की परिभाषा की गई, वह स्वस्थ परिभाषा है, वह ऐसी परिभाषा है जो कि अच्छे जीवन की दिशा में ले जाती है। जब हम त्याग के साथ भोग करते हैं तो वह एक तरह की स्थिति होती है, और जब केवल भोग के लिए भोग करते हैं, उसमें त्याग का कोई अंश नहीं होता है, तो वह भोग एक भिन्न प्रकार की स्थिति पैदा करता है। जो हमारी संपदा है वह त्याग में हो सकती है, भोग भी जा सकती है। अब किस तरह से हम करें, तो उसके लिए तो कहेगा तेन त्यक्तेन भुंजी था। ईशावास्योपनिषद में यही बात कही गई है कि यह पूरा विश्व जो है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृधः कस्य सिद्धवन, कि जो कुछ भी इस दुनिया में उपस्थित है वह सब ईश्वराच्छादित। आपका है क्या कि आप नाम लिखा रहे हो कि ये बिल्डिंग हमारी और ये जमीन हमारी और ये आपका? तो ईश्वर का प्रसाद समझ करके जो मिल सके उसको खाओ, उसमें प्रसन्न रहो। गांधी जी ने अपना सारा जो अकाउंट वगैरह था खत्म कर दिया था, मना कर दिया था। और इस एक श्लोक जो पहला है उसको वो इतना महत्व देते, कहते पूरा उपनिषद खत्म हो जाए, केवल एक या बचा रहे तो जीवन सध जाएगा, इसका कोई पालन करे। तो प्रश्न यह है कि हम अपने आप को कैसे आचरण में रखें कि स्व अपना हित भी हो और दूसरे का हित भी हो। यह त्याग सहित भोग करने से ही संभव होगा। केवल सेल्फ इन्हांसमेंट, केवल अपने आप की प्रशस्ति, अपने आप को बढ़ाते रहने से अपना हित भी नहीं होगा और दूसरों का हित तो नहीं ही होगा। तो सेल्फ की जो अवधारणा है वह कहीं न कहीं खंडित हो रही है। जो हमारे सामने बहुत सारे आकर्षण हैं, जो भौतिकता और जो बाजार का प्रभुत्व शुरू हुआ, विज्ञापन का प्रभुत्व शुरू हुआ, उसमें सेल्फ की जो अवधारणा है उसको उसने खंडित किया। और जो हमारे अटैचमेंट हैं, जो हमारे मोह हैं, उन सबको, जो हमारी आसक्तियां हैं, उसी को हमने अपना स्व समझना शुरू कर दिया। वह स्व जो शरीर पर आश्रित है वह नितांत अपर्याप्त है, यह तो बड़ा सिद्ध है। क्योंकि शरीर में प्राण न हो तो वो तो शिव नहीं है बल्कि शव हो जाता है। तो शिवत्व तभी है जब तक उसमें चैतन्य है,
और चैतन्य तभी है जबकि वह व्यापक हो, सत्य, चित और आनंद की बात तभी की गई। तो जो खुशहाली है, जो हैप्पीनेस है, वह बाहर की चीजों में मिलती है या अंदर आपकी अंतर यात्रा में मिल सकती है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। वैसे जो बहुत सारे अध्ययन हुए हैं उनमें यही मिला है कि एक सीमा तक ही अर्थ के साथ जो है वह जीवन संतुष्टि का संबंध सकारात्मक है। उसके बाद अर्थ बढ़ने के बाद भी, धन संपदा बढ़ने के बाद भी जीवन में संतुष्टि जो है वह नहीं बढ़ती। इसका व्याख्या करना बड़ा आवश्यक। तो जीवन में संतुष्टि हो, जीवन में गुणवत्ता आए, इसके लिए कहीं हमें आंतरिक मूल्य पर विचार करना पड़ेगा, जहां पर दूसरे को भी जगह मिले, केवल हम ही हम रहें ऐसा नहीं। एक और पक्ष है जिधर विचार करने की आवश्यकता है, और वो ये है कि संघर्ष जो है, जब बहुत सारे लोग हैं, जब जनसंख्या बढ़ रही है, समाज बढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं पर स्वीकार करना पड़ेगा कि संघर्ष जो है वो मौजूद होगा। यह बड़ा विचित्र है कि आप जब किसी समाज, समुदाय, समूह के अंग होते हैं तो आप उसे पसंद करने लगते हैं, और उसके बाद जो दूसरा समूह होता है उसको आप भिन्न मान लेते हैं, और भिन्न ही नहीं मानते, उसको खराब भी मान लेते हैं। ये समूह में शामिल होने की प्रवृत्ति का परिणाम है कि जब भिन्नता होगी तो अपने समूह को आप अच्छा कहेंगे, दूसरे समूह को खराब कहेंगे, और इस बीच द्वंद्व जो है वो शुरू हो जाएगा, संघर्ष शुरू हो जाएगा। प्रश्न यही है कि हम इस संघर्ष को, जो कि अवश्यंभावी है, किस तरह से कम कर सकते हैं, समाप्त तो नहीं कर सकते। यह बड़ा असंभव सा है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो आइडेंटिटी है या हमारी पहचान है, जो अस्मिता है, वो भिन्नता पैदा करे। और आज के युग में अनोखापन, अद्वितीयता, भिन्नता, ये बड़ा आकर्षक है कि हम अब डिजाइनर कपड़े बनते हैं, एक व्यक्ति के लिए ही वो कपड़ा निर्मित होता है। आप ये देखें कि व्यक्ति की सत्ता को कितना महत्व देते चले जा रहे हैं। तो ये जो अनोखेपन में जो हमारा विश्वास है, वह कहीं न कहीं इस भाव को ही खत्म कर देता है कि मनुष्य के नाते हम भी वही हैं जो दूसरा है। अगर गीता में यह कहा गया, आत्मोत सर्वभूतानि या पश्यति स पश्यति, जो सबको अपने ही तरह से देखे, उसी का देखना देखना है। ये जो भाव है कि सब में एक ही भाव को देखना, सब में एक ही अव्यय भाव को देखना, और यह देखना कि अगर हमें अच्छा लगता है कोई पदार्थ तो दूसरे को ही अच्छा लगेगा, हमें कोई चीज बुरी लगती है तो दूसरे को भी बुरी लगेगी। ये जो विचार है वह खत्म हो रहा है, क्योंकि हम अद्वितीय हैं। हम यह मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारे जैसा भी कोई और है। यह एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। पूरा संयोग से जो आधुनिक मनोविज्ञान है, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता, ये ज्यादा बलवान है, बड़ी महत्वपूर्ण। मनुष्य के रूप में हम दूसरे के साथ बहुत कुछ साझा करते हैं, ये तो कोई महत्व की बात हम मानते ही नहीं। कितनी विविधता खोजी जाए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण। यह खोजना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, किन किन रूपों में मनुष्य के रूप में हमारी साझेदारी है, तभी जो है वह सहयोग हो पाएगा, तभी हम साथ चल पाएंगे, तभी हम विकास कर पाएंगे, और तभी यह संभव हो पाएगा कि मनुष्य का जीवन किसी बड़े उद्देश्य के लिए, जो केवल सीमित अपने उद्देश्य के लिए नहीं है, बल्कि और लोगों के जीवन को भी सफल बनाने के लिए है, ये महत्वपूर्ण होगा। आज जिस तरह की परिस्थितियों में हम हैं, वो परिस्थितियां हमको सेल्फ डेफिनेशन और सेल्फ और सोसाइटी के बीच के संबंध को पुनः विचार के लिए आमंत्रित करती हैं। हमारे परिवेश के साथ जो हमारा रिश्ता है,
उसको पुनः परिभाषित करने के लिए आमंत्रित करती हैं। आप देखिए कि हमने अपने परिवेश को, प्रकृति को किस किस तरह से विद्रूप किया है। जो जंगल काट के हमने खत्म कर दिए वो पुनः जंगल नहीं हो सकते हैं, कुछ पेड़ एक ही तरह के खड़े किए जा सकते। हम तमाम सारा बड़ी बड़ी नदियों को बांध करके तमाम सारा प्रयास कर रहे हैं कि बिजली का उत्पादन हो, तमाम सारे उद्देश्य हम पाना चाहते हैं। ये एक गंभीर प्रश्न है कि हम पर्यावरण को, प्रकृति को क्षति पहुंचा करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं और कहां पहुंचना चाहते हैं। मनुष्य जीवन को यदि समृद्ध करना चाहते हैं तो हमको अपनी दृष्टि में कुछ दूसरों को भी जगह देनी पड़ेगी, पशु पक्षियों को भी जगह देनी पड़ेगी। हमारी जो विकास की अवधारणा है, ज्ञान की अवधारणा है, कहीं न कहीं वह नियंत्रण करने वाली। कहीं मैंने पढ़ा था कि बेकन का बड़ा प्रसिद्ध विचार है, फ्रांसिस बेकन का, कि ज्ञान जो है वो शक्ति देता है, शक्ति जो है वह नियंत्रण भी। उसने कहीं यह भी लिखा था, लिखा है कि पूरा पर्यावरण, पूरी प्रकृति हमारे लिए है, हम उसके लिए नहीं। अब अगर यह विचार हमारे सामने है, यही हमारा लक्ष्य है, तो हम सब कुछ को रोकते हुए अपने स्व को गरिमा देना चाहेंगे, आगे बढ़ाना चाहेंगे, मगर उसका परिणाम क्या है हमारे सामने। आज एक अदृश्य विषाणु पूरे विश्व में बिना बुलाए पहुंच गया है सबके पास, और कहीं भी कभी भी किसी भी रूप में वह छद्म रूप में या प्रकट रूप में, प्रचंड रूप में पहुंच रहा है। और इस विषाणु का कोई इलाज नहीं, सिवाय इसके कि हम रोकथाम कर, अपने ऊपर प्रतिबंध लगा। यह अद्भुत है कि इस विकराल काल की छाया में हम सबको अपने ऊपर, अपने आचरण के ऊपर प्रतिबंध लगाना पड़ा है। हम क्या खाएं, क्या पिए, कैसे रहें, इन सबको सीमित साधनों के अंतर्गत ही रखना पड़ रहा है प्रतिबंध के कारण, जबरदस्ती। क्या यह विचार करने के लिए आवश्यक नहीं है कि हम अपने जीवन की शैली को कैसे परिवर्तित करें? अगर लंबी दूरी की दौड़ करनी है, अगर इस धरती पर जीवन की रक्षा करनी है, हमको व्यापक दृष्टि का लाभ लेना पड़ेगा। जब वेद में शांति पाठ किया जाता है तो वहां पर सबकी बात की जाती है, अर्थात जल की भी शांति की जाती है, वनस्पति की भी, वृक्षों की भी, हर चीज को ध्यान में रखा जाता है कि उसके जीवन को कैसे सुशोभित किया जाए। अर्थात हम भी थ्राइव करें, फ्लरिश करें, उभरे, ऊंचे उठे, आगे बढ़े, और दूसरा परस्परम भावयंता, एक दूसरे को सुशोभित करते हुए, न कि एक तरफा हमारी ही आवाज रहे। और यह एक महत्वपूर्ण बात है, और यह जो झटका पूरे विश्व को मिल रहा है वह पुनर्विचार के लिए हमको बाध्य कर रहा है कि जीवन की जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं वह कहाँ तक ठीक है। संयम और संतोष विकास के विरोधी नहीं है। अगर संयम और संतोष के साथ विकास होता है तो वही वास्तविक विकास होगा। यह बात हमारे सामने उपस्थित हो रही है। आज जब आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है, जब यह कहा जा रहा है कि हमको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, जो हमारी सीमाएं उसी में जीना पड़ेगा, तो यह एक बड़ी गंभीर बात है। पूरे विश्व को यह संदेश मिल रहा है, और मैं समझता हूँ यह एक बड़ा विचारणीय प्रश्न हमारे सामने है कि समाज से हमारा संबंध क्या हो, इस पर पुनर्विचार किया जाए। और ऐसे समाज की कल्पना हमारे सामने होनी चाहिए, और उसके लिए हमको
यत्न करना चाहिए। उन मूल्यों का विकास हमको बचपन में और आगे भी करना चाहिए। ऐसे समाज मनोविज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का विकास होना आवश्यक है, जो सहकार, सहयोग, सौहार्द, जो सबको साथ ले करके चलने में हमारे लिए सहायता प्रदान करते हैं। मैं समझता हूँ कि इन बिंदुओं पर यदि विचार किया जाए तो हमको रास्ते मिल सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे संघर्ष होंगे, जीवन में संघर्ष स्वाभाविक है, ऐसा स्क्यूड नहीं हो सकता कि सब कुछ सकारात्मक हो जाए। जीवन में जो अच्छी चीजें हैं, जो बुरी चीजें हैं, दोनों तरह की घटनाएं, सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह की। जो महान होगा वह अच्छाई और बुराई दोनों को जी सकने की, ग्रहण कर सकने की क्षमता रखता है, रख सकता है। बापू जेल में बंद थे और उनकी पत्नी बा की मृत्यु होती है, उस जेल के अंदर ही उनको जलाया जाता है, दाह कर। कैसी विचित्र परिस्थिति है। आप सोचिए, आप ऐसा नहीं पा सकते हैं कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। जीवन में जो अच्छा हो उसे भी स्वीकार करना चाहिए, जो खराब हो उसको भी स्वीकार करने के लिए तत्पर। गीता में इसी को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। लाभा लाभो जया जयो, जो इन दोनों में फर्क नहीं करता है, जो इन दोनों को बराबर दूरी पर रखता है, जो धन संपदा मिलने पर इठलाता नहीं है और जो कष्ट होने पर दुखी नहीं, उससे बड़ा कोई दिग्विजयी नहीं, उससे बड़ा कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं। हमको अपने विचार में, अपने दृष्टिकोण में यह देखना होगा और इसके लिए आवश्यक होगा कि हम अपने स्व का विस्तार करें। हम अपने दायित्व का, समाज के सदस्य होने के नाते जो हमारा दायित्व है उसको भी हम स्वीकार करें। जो हमारे जितने भी संघर्ष आप पाएंगे, राजनीति में भी जो लोग खड़े हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वहां भी यही प्रश्न उठता है कि क्या पार्टी जो है एक व्यक्ति के पीछे है, उसी की है, वही अपना कब्जा जमाना चाहता है। ये कठिन प्रश्न है हमारे पास। समाज का दायित्व जो है वो बड़ा है, व्यापक है, विशाल है और उसकी सत्ता को हमें स्वीकार करना होगा। देश अगर बचेगा, देश रहेगा, समाज रहेगा तो हम भी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, बड़ी भारी विजय हो गई और उसके बाद युधिष्ठिर और सभी भाई जो है वह स्वर्ग प्रस्थान करते। महाभारत जो है वो युद्ध की विनाश लीला का जो अर्थ है वो यह बताता है कि किस तरह से व्यर्थ की बात। तो जीवन जीना, सत्य को स्वीकार करना और ऐसे सत्य को स्वीकार करना जो कि व्यापक हो, जिसमें सबका हित हो, शायद यही हमारा मार्ग है। यह समाज के पक्ष वाला समाज मनोविज्ञान या समाज विज्ञान होना चाहिए। ऐसे समाज के निर्माण के लिए हमको यत्न करना चाहिए। ऐसी दृष्टि का विकास आज की आवश्यकता है, तो शायद हमेशा की आवश्यकता थी और हमेशा इस तरह की विघ्न बाधाएं भी आती रही हैं, परिवर्तन और मनुष्य जो है जिजीविषा है, उसकी जो सर्जनात्मकता है वह उन कठिन क्षणों में भी, अंधेरे क्षणों में भी मार्ग ढूंढती है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम पुनः इन कठिनाइयों को पार करेंगे और समाज को, देश को आगे बढ़ा सकेंगे। मगर शर्त यही है कि हमारी दृष्टि जो है वह व्यापक होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं एक बार आपके सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और यह कामना करता हूँ, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आज अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि आप हमारे बीच हैं और हमें इस तरह वक्तव्य दे रहे हैं। सर, आपका वक्तव्य बहुत ही ज्ञानवर्धक
और हमेशा ही सर हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है और दिशा देता रहा है, हम लोगों का हमारा मार्गदर्शन करता रहा है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक दो प्रश्न हैं सर। मधु मैम, उससे पहले मैं सर ये जो अंतिम वाक्य है कि हाँ। सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु और सर्वेषां पूर्णम भवन्तु, तो सर आपने अपनी बातों से पूर्ण कर दिया सारे सब चीजों को। और बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। अब मधु मैम सवाल करेंगे। सर तकनीकी कारण से मेरा चेहरा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया लैपटॉप में कि मैं केवल मेरी ऐसे छिप करके मत रहिए सर मेरी आवाज तो जा रही है लेकिन चेहरा नहीं जा रहा है। सर चलिए। समष्टि आपने को बहुत आत्मसात अच्छी किया तरह हुआ है से आलोक हाँ। जी ने। सर आत्म केंद्रित नहीं है, समष्टि को जी। आत्मसात कर लिया आलोक जी ने। हाँ, मधु मैम सर पूछें। हाँ, छिप गए उसी में। बिल्कुल सर। अच्छा सर, डॉक्टर संदीप केदर हैं, ये सतारा से हैं, महाराष्ट्र से। वो प्रश्न कर रहे हैं कि सर जी, जीवन व्यवहार में व्यक्ति समाज लोग क्या कहेंगे का अधिक विचार करता है। समाज में लोग क्या कहेंगे व्यक्ति इस बात पर अधिक विचार करता है, तो क्या ये ठीक है सर? देखें, समाज क्या कहता है यह एक बड़ा सब्जेक्टिव प्रश्न है, इसलिए कि कभी कभी समाज जो है वह गलत भी कह सकता है। यह आपका विवेक निश्चित करेगा कि समाज की बात आप माने या ना माने। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिनको समाज ने खराब का, अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर विवाह, तमाम सारे